हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्रथम इकाई प्रथम प्रश्न पत्र माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित अध्याय तटस्थता वक्र विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। इसको उदासीनता वक्र विश्लेषण भी कहा जाता है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण का परिचय पहले जान लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता का विश्लेषण जो है गणवाचक दृष्टिकोण से किया था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें मार्शल का विचार का अध्ययन हमने किया है। तो मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण जो है गणवाचक दृष्टिकोण है और मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। इनकी मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए प्रोफेसर हिग्स एवं एलन ने एक वैकल्पिक विचारधारा प्रस्तुत किया है, जिसे तटस्थता वक्र विश्लेषण एवं उदासीनता वक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करते समय केवल प्राथमिकता को ध्यान में रखकर क्रय करता है, जैसे 1, 2, 3 आदि। अतः उपभोक्ता अधिक महत्व के वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, पहले क्रम ऊंचा क्रम प्रदान करता है तथा कम महत्व के वस्तुओं को नीचा क्रम प्रदान करता है। इस प्रकार उपभोक्ता विभिन्न संयोगों को उनसे प्राप्त संतुष्टि के आधार पर क्रमवाचक संख्याएं या क्रम प्रदान करता है, जैसा कि 1, 2, 3। अब उदासीनता वक्र विश्लेषण का हम संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं। इसका हिस्ट्री क्या है? तो तटस्थता वक्र विश्लेषण की विचारधारा का प्रारंभ जो है सन 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने किया था। बाद में 1906 में इटालियन अर्थशास्त्री पेरेटो ने एजवर्थ रीति की व्याख्या की थी। पेरेटो ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि उपयोगिता मापनी नहीं है। पेरेटो ने स्पष्ट किया था कि उपयोगिता मापनी नहीं है, उपयोगिता को उपभोग करने वाला महसूस कर सकता है, अतः उपयोगिता एक मानसिक तत्व है। सन 1915 में एक रूसी अर्थशास्त्री स्लुट्स्की ने पेरेटो विधि की व्याख्या की, परंतु यह रूसी भाषा में होने के कारण इसे महत्व दिया नहीं गया या महत्व नहीं मिल पाया। बाद में 1939 में प्रोफेसर हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में तटस्थता वक्र विश्लेषण की व्याख्या प्रस्तुत किया है। इसी के संदर्भ में परिभाषित भी किया गया है इसको, जैसे कि परिभाषा है, पहला परिभाषा जे के स्तंभ के अनुसार यह वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु पथ है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ या उदासीन रहता है और इसलिए इसे तटस्थता वक्र कहा जाता है या कहते हैं। बोल्डिंग कहते हैं समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखाएं तटस्थता वक्र कहलाती हैं, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करती हैं जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे होते हैं। इसी प्रकार से मेयर्स ने भी परिभाषित किया है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं का अध्ययन करते हैं। तो पहला मान्यता है उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। उपभोक्ता वस्तु उपभोग करते समय विवेकपूर्ण व्यवहार करता है, अतः अधिकतम संतुष्टि तभी मिलती है जब सोच समझकर कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तुओं को क्रय करता है। इस प्रकार से उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। दूसरी मान्यता है क्रमवाचक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जैसे कि हमने आशय में पढ़ा है, परिचय में पढ़ा है कि उपभोक्ता जो है वस्तु का क्रय करते समय एक क्रम प्रदान करता है। अधिक महत्व की वस्तु को ऊंचा क्रम देता है तथा कम महत्व की वस्तु को नीचा क्रम प्रदान करता है। तीसरी मान्यता है विभाजित एवं समरूप वस्तुएं। तो विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि
उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। चौथी मान्यता है दुर्बल क्रमबद्धता। यह मान्यता स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता दो संयोगों के मध्य उदासीन हो सकता है, किंतु प्राप्त संयोगों में से एक संयोग को अन्य की तुलना में नहीं चुन सकता है। तो इस प्रकार दुर्बल क्रमबद्धता पाया जाता है। पांचवा मान्यता है सकर्मकता, ट्रांसिटिविटी बोलते हैं जिसको, सकर्मकता। इसके अंतर्गत इस मान्यता का अर्थ यह है कि उपभोक्ता के लिए ए की अपेक्षा बी संयोग तथा बी की अपेक्षा सी संयोग अधिक संतुष्टिदायक होता है। इसका मतलब है बी अधिक है ए से और सी अधिक है बी से। तो इस प्रकार से सकर्मकता पाया जाता है। अगली मान्यता है चुनाव में संगति। तटस्थता वक्र विश्लेषण उपभोक्ता के व्यवहार में संगति मानकर चलता है। इसका अर्थ यह है कि यदि वस्तुओं के ए संयोग का संतोष बी संयोग की अपेक्षा आज अधिक है तो कल भी अधिक रहेगा। यदि ए संयोग का संतोष बी संयोग से आज अधिक है तो कल भी रहेगा, अर्थात ए अधिक रहेगा बी से, कभी भी बी अधिक ए से नहीं होगा। अंतिम मान्यता है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। उदासीनता वक्र विश्लेषण यह मानकर चलता है कि जब एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु जैसे y के लिए दूसरी वस्तु जैसे x की मात्रा प्रतिस्थापित करते जाता है, वैसे वैसे वह x के लिए y के पहले की अपेक्षा कम मात्रा छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से इन मान्यताओं के आधार पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की व्याख्या की गई है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण को एक तालिका एवं रेखा चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तटस्थता वक्र का तालिका बनाया गया है जिसमें 4 कॉलम दिखाए गए हैं। संयोग का कॉलम है पहला A B C D, दूसरा कॉलम है x वस्तु की मात्रा, तीसरा कॉलम है y वस्तु की मात्रा और चौथी कॉलम में सीमांत प्रतिस्थापन दर दी हुई है। अब देखिए उपभोक्ता किस प्रकार किस वस्तु के प्रति तटस्थ होते जाता है। तो ए संयोग में या प्रथम संयोग में उपभोक्ता जो है x वस्तु की 1 मात्रा क्रय करता है या उपभोग करता है और y वस्तु की 15 इकाई का उपभोग कर रहा है। बी संयोग में उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है और y वस्तु की मात्रा का 5 इकाई त्याग करता है, अर्थात 10 इकाई पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से सी संयोग में उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा पुनः बढ़ाता है, 3 कर देता है एवं y वस्तु की मात्रा का पुनः त्याग करता है, 3 के बराबर त्याग करते हुए 6 पर पहुंच जाता है। और डी संयोग में उपभोक्ता जो है x वस्तु की 4 इकाई तथा y वस्तु की 3 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसा होगा। पहले स्थिति में तो निरंक रहेगा, बी संयोग में जैसे जाता है तो x वस्तु की 2 और y वस्तु की 10 इकाई उपभोग करता है। तो इस प्रकार से 5:1 होगा। इसका मतलब है कि x वस्तु के 1 इकाई पाने के लिए वो 5 इकाई का त्याग करता है, इसलिए 5:1 होगा। अब सी संयोग में देखते हैं। सी संयोग में 1 इकाई पुनः पाने के लिए वो 4 इकाई का 10 के बाद 6 में गया है, इसलिए तो 4 इकाई का त्याग करता है, इसलिए अनुपात होगा 4:1। और डी संयोग में 4 इकाई x का कर रहा है, अर्थात 1 इकाई का वृद्धि कर रहा है और 3 इकाई का त्याग कर रहा है। तो इस प्रकार से चौथी स्थिति में या चौथे संयोग में सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है 3:1 का होगा। तो इस प्रकार से तटस्थता तालिका का निर्माण वस्तुओं के अनेक संयोगों से होता है। तालिका में संयोगों के चुनाव करते समय उपभोक्ता हमेशा उदासीन रहता है, क्योंकि प्रत्येक संयोग से मिलने वाली उपयोगिता समान महत्व की होती है। इसी को मेयर्स ने लिखा है कि तटस्थता तालिका 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग की सूची होती है जो
किसी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देते हैं। प्रोफेसर हिग्स ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि उपभोक्ता की मांग स्थिर रहती है तो तथा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उपभोग का त्याग करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसी तालिका के आधार पर हम एक काल्पनिक रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो ये रेखा चित्र जो है तालिका के आधार पर बनाया गया है। इसमें ऐसी वक्र जो दिख रहा है वो तटस्थता वक्र है, उदासीनता वक्र है। ओ एक्स अक्ष पर x वस्तु की मात्रा दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर y वस्तु की मात्रा दी हुई है। जैसे तालिका में ए संयोग में x वस्तु की 1 इकाई का उपभोग कर रहा है और y वस्तु की 15 इकाई का, जिसको दिखाया गया है ए बिंदु के द्वारा। संयोग को ए बिंदु के संयोग में कोष्टक में लिखा है 1x प्लस 15 इकाई y है। 1x धन 15y का उपभोग किया जा रहा है। उसी प्रकार से दूसरे संयोग बी संयोग में 2 इकाई यानी कि x वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है और y वस्तु की मात्रा को छोड़ता है, 5 इकाई के बराबर छोड़ता है। तो बी संयोग में 2x धन 10y हो जाता है। इसी प्रकार से उपभोक्ता तीसरे संयोग में x वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, 3 कर देता है और y वस्तु की मात्रा को छोड़ता है अर्थात 6 कर देता है। इस प्रकार से सी संयोग में 3x धन 6y के बराबर होगा। उसी प्रकार से चौथी संयोग में उपभोक्ता पुनः x वस्तु की मात्रा को वृद्धि करता है और y वस्तु की मात्रा को घटा देता है। तो डी संयोग में 4x धन 3y के बराबर होगा। तो इन चारों संयोगों को मिलाते हुए एक वक्र खींचा गया है जिसको आईसी या इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र कही जाती है। तो इस प्रकार से चूंकि एक वस्तु की मात्रा को वो घटा रहा है और दूसरी वस्तु की मात्रा को वो बढ़ा रहा है, तो इन संयोगों को मिलाने से जो वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई है, इसी कारण से गिरती हुई है क्योंकि एक वस्तु की मात्रा का त्याग कर रहा है और दूसरी वस्तु की मात्रा को वो बढ़ा रहा है। अब है तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र का क्या ऐसा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें 4 प्रकार के तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र दिया गया है। IC1, IC2, IC3 और IC4। इसमें जो O अक्षांश से जितनी दूरी पर होगी जो वक्र, वो अधिक संतोष प्रदान करने वाली वक्र होती है। जैसे O से कम दूरी पर कौन सा वक्र है? IC1। तो IC1 से IC2 अधिक है, IC2 से IC3 अधिक है और IC3 से IC4 अधिक है। इसका मतलब यह है कि IC1 उदासीनता वक्र से IC2 उदासीनता वक्र जो है उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाली वक्र है। उसी प्रकार से IC2 से IC3 वक्र जो है अधिक उपयोगिता प्रदान करती है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के या सभी को मिलाकर जो बनाया गया है, इसको तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। अब है तटस्थता वक्रों की विशेषताएं। देखते हैं विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। रेखा चित्र में स्पष्ट है। गिरता हुआ क्यों है? देखिए, पहले स्थिति में x वस्तु की मात्रा ON के बराबर उन्होंने उपभोग किया और OY वस्तु की उपभोग OP1 के बराबर कर रहा है ए संयोग में। अब वो क्या करता है? Y वस्तु की मात्रा को घटा देता है और x वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है, अर्थात ON से ON1 कर देता है। बी संयोग में आ जाता है। बी संयोग में वो पुनः y वस्तु की मात्रा को घटाकर OP कर रहा है और ON से बढ़ाकर ON1 कर रहा है x वस्तु की मात्रा को। तो A और B संयोग को मिलाते हुए वक्र खींचा जाएगा IC1। तो इस प्रकार से ये वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब इस प्रमुख विशेषता के और 3 विशेषताएं होते हैं, देखते हैं। तो ये तटस्थता वक्र की इस विशेषता के 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला है
तटस्थता वक्र ऊपर उठती हुई नहीं हो सकती। देखिए ए बी संयोग, दो संयोग दिखाए गए हैं, तो इस प्रकार नहीं हो सकता भाई। तटस्थता वक्र जो है इस प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे वस्तु को पाने के लिए दूसरे वस्तु का मतलब पहली वस्तु या जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं, जैसे एक्स वस्तु को आप पाना चाहते हैं या उसकी मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं, तो मान्यता के आधार पर आपको वाई वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको समान संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर शर्त पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता दोनों वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। पहले एक्स वस्तु के ON मात्रा उपभोग कर रहा था, वाई वस्तु के OP कर रहा था। अब दोनों वस्तु के उपभोग को बढ़ा दिया है, ON से ON1 कर दिया और वाई वस्तु की मात्रा को भी बढ़ाकर OP से OP1 कर दिया है। तो इस प्रकार से AB जो संयोग को मिलाते हुए जो वक्र खींची गई है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई है, तो इस प्रकार से तटस्थता वक्र जो है ऊपर की ओर उठती हुई नहीं होती, क्योंकि कारण यह है कि उपभोक्ता को एक वस्तु की मात्रा का त्याग करना होगा और दूसरी वस्तु के उपभोग को बढ़ाना होगा। अब इसी में दूसरा विशेषता है, तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकती। ये लंबवत नहीं हो सकती। इसमें देखिए एक्स वस्तु की मात्रा को स्थिर रखा गया है और वाई वस्तु की मात्रा को वो बढ़ा रहा है, सिर्फ वाई वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है। ON था एक्स वस्तु की मात्रा का उपभोग, और वाई वस्तु के उपभोग की मात्रा OP से बढ़कर OP1 हो गया है। तो यहाँ पर भी एक वस्तु को स्थिर किया है, इसलिए IC1 वक्र जो है लंबवत हो गया है, तो लंबवत नहीं हो सकती। उसी प्रकार से तीसरा विशेषता है, तटस्थता वक्र क्षैतिजी नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए वाई वस्तु की मात्रा को स्थिर रख दिया है उपभोक्ता और सिर्फ एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है, तो इस प्रकार से भी नहीं हो सकती, वक्र जो है क्षैतिजी नहीं हो सकती, क्योंकि वाई का वस्तु का त्याग करना पड़ेगा उसको, अगर एक्स वस्तु को की मात्रा को बढ़ा रहा है तो यहाँ पर सिर्फ एक्स वस्तु की मात्रा को ON से ON1 कर रहा है और वाई वस्तु की मात्रा को OP के बराबर स्थिर कर दिया है। तो इस प्रकार से तटस्थता वक्र क्षैतिजी भी नहीं हो सकती। अब मुख्यतः दूसरा विशेषता है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। जैसा कि पहले हमने देखा है, पहली विशेषता को, प्रमुख विशेषता को, तो तटस्थता वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। तो इसी प्रकार से दूसरा है कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, क्योंकि उपभोक्ता जो है वाई वस्तु का त्याग कर रहा है और एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो ये जो है तटस्थता वक्र जो है, IC वक्र जो है मूल बिंदु की ओर एक्स अक्षांश की ओर उन्नतोदर हो सकता है। तीसरी विशेषता है, तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है, एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले स्थिति में ON मात्रा एक्स वस्तु की उपभोग कर रहा है और OE के बराबर वाई वस्तु के उपभोग कर रहा है। यहाँ पर पुनः वो सीधा स्टेप में आ जाता है, इसकी मात्रा को सीधे बढ़ा देता है ON1 को, है ना, OE1 करता है वाई का, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में एक्स वस्तु की मात्रा को वृद्धि कर देता है। एक्स वस्तु के उपभोग को वो अधिक मात्रा में, किसके तुलना में, वाई वस्तु के तुलना में अधिक उपभोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में IC1 और IC2 वक्र जो है एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यह भी नियम व शर्त के विपरीत है। तो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि समान मात्रा में यहाँ पर एक का त्याग और दूसरे वस्तु का उपभोग नहीं किया जा रहा है, या एक का त्याग और दूसरे वस्तु का उपभोग में वृद्धि नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार से तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चौथी विशेषता है, विभिन्न तटस्थता वक्र एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं और नहीं भी, जिसको रेखाचित्र में दिखाया गया है। जैसा कि हम तटस्थता मानचित्र को देखे हैं, मानचित्र में दर्शाए गए तटस्थता वक्रों के सीमांत प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करती है। यह स्थिति जो है किस पर निर्भर करती है, तटस्थता वक्रों की सीमांत प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करती है। यदि दो तटस्थता वक्रों के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान है तो एक दूसरे के समांतर होंगे। जैसे
IC1 तथा IC2। यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर समान है तो एक दूसरे के समांतर होंगे, जैसे IC1 IC2। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान नहीं होगी तो ये समांतर भी नहीं होंगे, मतलब IC1 IC2 IC3 जो है समांतर नहीं होंगे अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर समान नहीं होगी तो इस प्रकार से विभिन्न तटस्थता वक्र एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं और नहीं भी। पांचवी विशेषता है ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। पांचवा विशेषता है ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे कि तालिका में देखिए, मानचित्र में देखिए कि O अक्षांश से या O बिंदु के जो नजदीक होगा वो कम संतुष्टि प्रदान करने वाला तटस्थता वक्र होता है। जैसे IC1 O बिंदु के नजदीक है और IC2 O बिंदु से अधिक दूरी पर है, तो IC1 के तुलना में IC2 अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा, IC2 के तुलना में IC3 अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा और IC3 के तुलना में IC4 उदासीनता वक्र जो है अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। उसी प्रकार से छठवीं विशेषता है तटस्थता वक्र अक्षांशों को नहीं छूते। यहाँ पर रेखा चित्र में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अक्षांश को छू दिया है ए बिंदु पर। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक वस्तु की मात्रा जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पर वायु वस्तु की मात्रा पहले स्थिति में जीरो बता दिया गया है, इसलिए अक्षांश को छू दिया है। जबकि एक वस्तु की मात्रा को वो बढ़ाते जाता है और दूसरे वस्तु की मात्रा का वो त्याग करते जाता है, जिसको हमने तालिका में भी देखा है। वायु वस्तु की मात्रा पहले स्थिति में 15 उपयोग कर रहा था वो, और एक इकाई x का कर रहा था। दूसरे स्थिति में, दूसरे संयोग में वो 15 को घटाकर 10 करता है वायु वस्तु की मात्रा को, और x वस्तु की मात्रा को बढ़ाकर 2 करता है। तो इस प्रकार से वायु वस्तु की मात्रा का त्याग करते जाता है और x वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाता है। तो ऐसा करेगा तो तटस्थता वक्र जो है अक्षांश को नहीं छुएगा। तो यहाँ पर छू दिया है तटस्थता वक्र जो है अक्षांश को, तो ये शर्तें पूरी नहीं हो रही है, इसलिए तो ऐसा नहीं हो सकता। अगली विशेषता है सातवीं विशेषता विशिष्ट आकार के तटस्थता वक्र। देखते हैं विशिष्ट आकार का तटस्थता वक्र की क्या विशेषता है। तटस्थता वक्रों के यह आकार इनकी मूल मान्यताओं की अवहेलना करते हैं, लेकिन ये आकार व्यवहारिक न होकर काल्पनिक मात्र है। जैसे पहला है सीधी रेखा के रूप में तटस्थता वक्र। यह आकार उस समय संभव होगा जब वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर हो। मतलब यह आकार मतलब सीधी रेखा के रूप में कब होगी, जब वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर होगी। अतः पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए तटस्थता वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है। अब दूसरा है समकोणीय तटस्थता वक्र। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण पूरक हो तो, पूरक यानी संबंधित हो तो तटस्थता वक्र समकोणीय अथवा एल आकार का हो सकता है। पूर्ण पूरक वस्तुएं वे हैं जिनको एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको हमने उपयोगिता विश्लेषण में और अध्ययन किया है कि जो पूरक वस्तुएं होती हैं उसका एक निश्चित अनुपात होता है, अधिक न कम। जैसे हमने उदाहरण लिया था डबल रोटी और मक्खन का, है ना, दूध और शक्कर का। दूध में जैसे शक्कर डालते हैं तो एक निश्चित अनुपात में ही डाला जाता है, या डालते हैं तभी वो स्वाद आएगा, है ना। तो इस प्रकार से तटस्थता वक्र समकोणीय व एल आकार का कब होगा, पूरक वस्तुएं होने पर होती है जिनको एक निश्चित मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए एक वस्तु की मात्रा स्थिर रखकर दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर संतुष्टि बढ़ता है नहीं है। उदाहरण जैसे यदि बाएं व दाएं पैर के, उदाहरण भी दिया है, जैसे यदि बाएं व दाएं पैर के जूतों को अलग वस्तुएं मान लिया जाए तो ये पूर्ण पूरक वस्तुएं होंगी। ऐसी दशा में सीमांत प्रतिस्थापन दर शून्य होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप रेखा चित्र में, वो एक्स अक्ष पर दाएं पैर के जूते की इकाइयां दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर बाएं पैर के जूते की संख्या या इकाइयां दी हुई है। अब इसमें देखिए एक उपभोक्ता को संतोष कब प्राप्त होता है। यदि बी और सी बिंदु पर जाएं तो
बी और सी बिंदु को देखिए, बाएं पैर का जूता एक ही है। बी और सी बिंदु पर बाएं पैर के जूता की संख्या कितनी है? O1 के बराबर है। और दाएं पैर के जूते की संख्या कितनी है? O2 O3 के बराबर है। तो ये 2 और 3 हो जाती है ना? 2 और 3 हो जाती है बी और सी में, जिससे कोई संतुष्टि नहीं मिलेगा। यहाँ पर बी और सी बिंदु पर उपभोक्ता को किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलेगी। किस बिंदु पर मिलेगी? ए बिंदु पर मिलेगी। ए बिंदु पर देखिए, ए बिंदु पर अगर आ जाते हैं या उपभोक्ता आ जाता है तो यहाँ पर दाएं पैर के भी जूते O1 के बराबर है और बाएं पैर के भी जूते O1 के बराबर है। अर्थात IC1 जो है एल आकार का बन जाएगा, है ना? 3 2 1 हुआ। पहले 3 था, ऐसा तो हो नहीं सकता। दाएं पैर का 1 रहे और बाएं पैर का 3 जूते रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से एल आकार का कब होगा? जब ए बिंदु पर उपभोक्ता आएगा, उस स्थिति में एल आकार का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जूतों की संख्या बराबर है, एक एक है, जो उपयोगी है। अब डी एफ को देखें, जैसे बी सी को हम देखे थे उसी प्रकार से डी एफ को देखिए। डी एफ में भी बाएं पैर के जूतों की संख्या बढ़ गई है, जबकि दाएं पैर के जूते की संख्या एक ही है। तो ये स्थिति में भी नहीं बनेगा। अब जी बिंदु को देखिए, जी बिंदु पर भी संतुष्टि मिलेगी, लेकिन 2 2 जूते हो गए हैं IC2 वक्र पर। तो एल आकार का भी हो सकता है जब पूरक वस्तुएं होंगी ऐसी स्थिति में। अब है इसी प्रकार से तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण को इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन कैसे बनता है या संतुलन कैसे प्राप्त होता है। धन्यवाद।